आप ये बैनर देख रहे होंगे, लिखा है अखंड भारत देश हिंदू की पहचान त्रिशूल है निशान, हिंदू सर्वशक्ति दल, हिंदू राज अधिकार हमारा, सत्यमेव जयते, हिंदुओं का बल, हिंदू सर्वशक्ति दल। तो ये नारा है और ये दल है। तो हम आपको बताएं, हम इसी दल के मुखिया से आज बात करेंगे और बात इसलिए करेंगे कि आने वाली कुछ तारीखों में ये लोग कुछ करने वाले हैं। वो क्या करने वाले हैं हम इनसे जानेंगे, क्यों करने वाले हैं ये भी जानेंगे और सीधे हम सवाल जवाब करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये बताइए, आपने ये दल बनाना क्यों ज़रूरी समझा? शहर में, ज़िले में, देश में इतने दल तो पहले से ही हैं। नहीं, देखिए ये पहले तो मैं अपना नाम बताता हूँ। मेरा नाम नवीन महाजन, मैं हिंदू सर्वशक्ति दल का राष्ट्रीय प्रधान हूँ। ये मेरे साथ मेरे गौरव मैने जी राष्ट्रीय यूथ प्रधान, साथ में अपने शाह जी बैठे हैं, ये पंजाब प्रधान है। बेसिकली बात ये है कि ये मैंने संगठन क्यों बनाया, उसका कारण ये है कि पंजाब में नहीं, भारत में काफ़ी हिंदू संगठन बने हुए हैं, चाहे वो शिवसेना से है या कोई भी है। लेकिन मेरा बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है लोक सेवा। लोक सेवा ऐसी होती है कि ये जितने भी संगठन बन रहे हैं, मैंने आज तक किसी संगठन में, क्योंकि मैं खुद शिवसेना में रहा हूँ, इन्होंने आज तक कभी भी जो लोगों का मुद्दा वो नहीं उठाया, कभी लोगों के मुद्दे के बारे में बात नहीं की। जैसे लोगों को परेशानी है, चाहे ये स्कूल फीस का मुद्दा है, चाहे बिजली के बिल का मुद्दा है। यहाँ अच्छा, पहले ये बताओ आप करने क्या वाले हैं? देखिए, क्या करने जा रहे हैं? देखिए 3 तारीख को हमने हिंदू सर्वशक्ति दल ने अमृतसर में 4 नाके हैं। जैसे एक हाल बिहार है, दूसरा भंडारी पुल, तीसरा है नावल्टी चौक, चौथा है हुसैनपुरा चौक। इन चारों जगह पर हम अपनी पार्टी के जितने भी वर्कर हैं 15-20, हर एक नाके पे तख्तियां लेकर पंजाब सरकार के विरुद्ध नारेबाजी होगी। उस पर लिखा होगा नो स्कूल नो फीस, स्कूल फीस माफ़ करो, 2016 एक्ट ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 1-2 ਘੰਟੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਓ ਦੀਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਤਾ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਡੀਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ 2016 ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ इस कोरोना महामारी के दौरान जो सड़कों पर आके अपना रोज मुजाहरा कर रहे हैं कि स्कूल फीस। ये बताइए सीधा सा सवाल है, ये हाई कोर्ट के आदेश है, हाई कोर्ट के आदेश हैं, कुछ ना कुछ क्या आदेश हैं आपको पता है उसके बारे में? देखिए, हाई कोर्ट ने जो आदेश लागू किया है वो ये है कि जो प्राइवेट स्कूल वाले नेटेड वो 70% की जो फीस है वो ले सकते हैं। लेकिन जो हाई कोर्ट वालों ने जो 70% फीस का हवाला दिया, उसके नीचे 2016 एक्ट संबंधी भी एक हवाला दिया हुआ है। उसमें बड़ा ही साफ तरीके से, जब 2016 एक्ट फीस रेगुलेटरी पंजाब सरकार, बादल सरकार की ओर से जब ये एक्ट बना था, तब उसमें बड़े ही साफ तरीके से लिखा गया था। मैं आपकी बात समझ गया। आप कहते हो एक एक्ट मान रहे हैं, दूसरे एक्ट नहीं मान रहे हैं। दूसरे एक्ट के अधीन अगर उनके प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट में चल रहे हैं तो वो, या वो बच्चों के कितने बच्चों की फीस माफ़ की ये उनको बताना चाहिए, उनका सारा डाटा होना चाहिए। ऐसी तमाम बातें। पर ये मुझे बताइए कि ये बिना आंदोलन किए भी तो हो सकता है। आप एक रिट डालिए, हाईकोर्ट जाइए, क्यों हाईकोर्ट से कहिए, क्योंकि मामला तो हाईकोर्ट के अधीन है। फिर आप किसके खिलाफ मुजाहरा पंजाब सरकार के खिलाफ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हाईकोर्ट मसला, हाईकोर्ट से ही जब सारा तय होना है तो हाईकोर्ट के तो आदेश है, तो आप हाईकोर्ट का उल्लंघन कर रहे हैं या फिर पंजाब सरकार के खिलाफ जाके सियासत कर रहे हो? नहीं, देखिए ऐसा होता है ना, जो पॉलिसी होती है, रूल होता है, वो पंजाब सरकार बनाती है, उसको लागू पंजाब सरकार करती है। जो एक्ट होते हैं, जो हाई कोर्ट है, उन्होंने जो इनका वाद विवाद होता है उनका मसला हल करना है। स्कूल वालों का, पेरेंट्स वालों का ये मसला था, हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने सुलझा दिया कि ये 70% फीस ले सकते हैं। लेकिन ये जो आप बात कह रहे हो कि हाई कोर्ट में जाके इसको लेके जाओ, लेकिन जो मसला आज का है, जब 2016 में एक्ट बना हुआ है, उसमें ये साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो अपना एक प्रॉपर जो लेखा जोखा है वो वहाँ पे लगाएं। मैं ये कह रहा हूँ, हाई कोर्ट में ये तो कहा जा सकता है कि जो आपका एक्ट है वो एक्ट ये स्कूल वाले लागू नहीं करते, इसके लिए याचिका तो हो सकती है। नहीं, देखिए, अगर मैं हाई कोर्ट में, हम इसको याचिका हाई कोर्ट में देंगे तो काफ़ी लंबा समय चले जाएगा। जैसे आपको पता है कितने पेंडिंग केस पड़े हैं,
लेकिन हम तो सीधा पंजाब सरकार से ये कहते हैं, जब उन्होंने एक एक्ट लागू कर दिया, एक कानून बना दिया, तो यहाँ का जो जिला अधिकारी है वो उसको क्यों नहीं प्रॉपर तरीके से लागू करा रहे? क्यों नहीं स्कूल वाले उनकी बातों को मानकर जो उनका लेखा जोखा 1 साल का वो पेरेंट्स को शो करें, या पंजाब सरकार जो यहाँ के दीक्षित है उनको अच्छा, एक बात बताइए कि इस समय आप समझते हैं कि बच्चों को घर से और बुजुर्गों को निकलना या आम लोग भी निकलना कितना खतरनाक कोरोना का संकट काल है, तो आप तो उस दिन जाम कर देंगे और ये सारी जो चीज़ें आपने प्लानिंग की है, जनता परेशान होगी, तो जनता क्यों परेशान होगी? मान लो अब कोई भी ऐसा बंदा जो है जिस प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं और कहते हैं सरकारी नौकरी चाहिए, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और सरकारी नौकरी चाहिए, तो कुल मिला के कहीं ना कहीं अभी आपके दिमाग में ये बात क्यों आई? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो संस्था है 2022 है, और जैसा कि आपकी रणनीति क्या है, कहीं राजनीति तो में आपका सोसाइटी उस तरफ तो नहीं जा रही? मैं समझा नहीं आपकी बात को। आप राजनीतिक तौर पे बातें तो नहीं कर रहे? जैसे कि 2022 का इलेक्शन है, उनको लेके, उनको जोड़ के अपनी पार्टी को कहीं आप अपना स्तर ऊंचा उठाने की एक ये ओछी हरकत हो आपकी कि हम इकट्ठा करके ये करेंगे वो करेंगे शोहरत पाने के लिए? नहीं, पहली बात तो ये है जी, जो पॉलिटिकल पार्टी है 2022 की आप बात कर रहे हो, मेरे बच्चे भी प्राइवेट स्कूल पढ़ते हैं, सभी के पढ़ते हैं, परेशानी मुझे को भी है, सभी को। कोरोना महामारी ने मेरे को भी, मेरा भी कारोबार बंद किया, मेरे साथ लाखों करोड़ों का कारोबार बंद किया, ठीक है ना। अब बात यह है कि अगर हम इसको आवाज़ को उठाते हैं तो ये कोई मेरे अकेले के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए है, पूरे पंजाब वासियों के लिए, ठीक है जी। अब दूसरी बात इसमें ये आ गई है कि आप कह रहे हो कि ये एक पॉलिटिकल लेवल में या उस तरीके से मैं बढ़ाना तो नहीं चाहता। देखिए, किसी ना किसी को तो आवाज़ तो उठानी पड़ेगी ना, किसी ना किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर वो पॉलिटिकल तौर पे होगा तो मैं पॉलिटिकल तौर पे भी करूँगा। बेसिकली मुझे हक चाहिए। पंजाब सरकार ने जब से ये सरकार बनी है 8 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, लोगों का रोज़गार ख़त्म है, बेरोज़गारी बढ़ी है, कारोबार रहा नहीं, लोगों को तनख्वाह तक नहीं मिल रही। अच्छा, ये बताइए, बाकियों की बात आप करते हैं, संगठन की बात करते हैं, आपने पिछले दिनों पत्रकारों को भी आपने न्योता भेज दिया कि हम पुतला जलाएंगे, उसके बाद में पुलिस वालों ने क्या हुआ कि आपके पास परमिशन नहीं है, या फिर आपने पत्रकारों को भी फ़ोन करके कहा, मैसेज भेजे कि रहने दो, पर्चे ना हो जाएं, हमारे पास परमिशन नहीं है। तो पुतले जलाने वाली राजनीति से लेके और ये सारी जो राजनीति है, कहीं ना कहीं आप ये समझते हैं शोहरत पाने का तरीका है, सस्ता तरीका? नहीं, ऐसा नहीं होता जी। पहली बात तो ये है कि जो आप पुतले की बात कर रहे हो, मेरी पार्टी आज 1.5 महीना हो गया हमने बनाया, तो मैंने कम से कम 3 बार पंजाब सरकार के ख़िलाफ़, 1 बार पाकिस्तान, और ऐसे 3-4 बार मैंने इसको प्रोटेस्ट किया है, चाहे पुतला फूका है, चाहे पंजाब सरकार के जो ये गलत चीज़ें हो रही, जैसे जहरीली शराब का मुद्दा था, उसमें भी हमने इनका विरोध किया। स्कूल फीस का मुद्दा था भंडारी पुल पे, वो भी हमने जाम करके इसका विरोध किया। बिजली के बिल पे हमने भी इसका विरोध किया। नहीं, बात ये है ना कि अगर प्यार से काम होता है तो किसी को क्या जरूरत है सड़कों पे जाने की? प्यार से काम होता है, सड़कों पे जाने की क्या जरूरत है? ये बताइए, हिंदुओं की बात करते हैं आप, हिंदू के आपने एक पूरा युवा शक्ति बना रखी है, हिंदू शक्ति। तो हिंदू शक्ति तो बिखरी पड़ी है, तमाम यहाँ पे सोसाइटियाँ हैं, तमाम ऐसे हिंदू शिवसेना हैं जो अलग अलग बनाती हैं, राष्ट्रीय प्रधान बनाते हैं। आप भी 2-4 लोगों को जानते होंगे जिन्होंने शिवसेना बना रखी है। तो आखिर हम किस लिए ये संस्था बनाते हैं, क्या करना चाहते हैं हम? आप भी कितने लोगों के साथ आप ऐसे रहे होंगे जो संस्थाएं चल रही हैं, तो आपने भी देखा, तो आपने भी संस्था बनाई है। उद्देश्य क्या है संस्था बनाने का? देखिए, पहली बात तो ये है हिंदू सर्व शक्ति दल। हिंदू सर्व शक्ति दल का मतलब ये है कि हिंदू मैं हूँ। सर्व शक्ति दल का मतलब ये नहीं है कि हिंदुओं का इकट्ठ हो वहाँ पे सर्व शक्ति बनती है। सर्व शक्ति का मतलब है चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे बौद्ध है, जैन, कोई भी, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, जब ये सब इकट्ठे होते हैं तो सर्व शक्ति बनती है, उसको कहते हैं हिंदू सर्व शक्ति दल। दूसरा पॉइंट आपका आ गया कि मैं चाहता क्या हूँ इसको बनाकर। देखो, मैंने पहले भी ये बताया है कि मैंने आज तक जितने भी प्रोग्राम किए हैं, जितने भी आगे करूँगा, वो लोगों के प्रति होंगे, लोगों का काम होगा। जैसे हर किसी, जैसे मुद्दा है बेरोजगारी का, वो भी मैं उठाऊँगा। मुद्दा था स्कूल फीस का, वो भी मैं उठाऊँगा। किसी को कोई दिक्कत है, चाहे सरकार से दिक्कत है, प्रशासन से दिक्कत है, अफसर से दिक्कत है, तो मैं उसकी आवाज़ बनूँगा। अच्छा, ये बताइए, मान लो आप मुद्दा उठाते हैं, जनता का मुद्दा उठाते हैं, और आजकल सबसे बड़ी बात है कि लोग कहीं ना कहीं उनको विश्वास नहीं रहता, कहते हैं सेटलमेंट हो गई। तो सेटलमेंट हो गई, ये जो शब्द है,
समझौता हो गया, सेटलमेंट हो गई, ये सेटलमेंट और सियासत और संस्था के आसपास भटकती है कहीं क्या? नहीं, ये बात ठीक है जी। ऐसा होता है ना, कोई मान लीजिए कोई सरकारी कोई अधिकारी है, किसी ने किसी के साथ गलत कर दिया, वो हमारे पास आता है, हम उसका काम करवा देते हैं, तो वो एक सेटलमेंट आ जाता है कि हाँ भी चलो भी आप इस चीज़ को ना आगे करो, मैं यहीं पर इनकी बात मान लेता हूँ, ये कर देता हूँ, उस तरीके से उसको सेटलमेंट कहते हैं। लेकिन बेसिकली इसमें बात ये है कि अगर कोई अधिकारी जानबूझकर ये करता है, जानबूझ के तंग परेशान करता है, तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। देखिए, गलती इंसान से होती है। कई बार क्या होता है, मैं बताता हूँ, कई बार क्या होता है कि कोई अफसर होता है, वो जानबूझकर हरासमेंट जिसको समझते हैं ना। कितना विस्तार कितना है आपका संगठन, कितने कहाँ तक फैला हुआ है? देखिए नहीं, देखिए अभी मेरे को 1.5 महीना हुआ है, अभी मेरा अमृतसर में ही है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अमृतसर में आपके साथ जुड़े हुए संस्था? मेरे साथ कम से कम नॉर्मली बात करूं तो 300 से ज़्यादा जो युवा लोग हैं वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अच्छा, अभी 300 मेरा 1.5 महीने में 300 से ज़्यादा, मुझे इतना पता है, महामारी बेटी है। अच्छा, अगर इसको मैं बड़े ही, क्योंकि देखिए ऐसा है ना। अच्छा, चलिए हम वो बाकी बातें छोड़ दें। ये बताइए कि आप जाम जो करने जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि जाम ना हो और आपकी जो बात है वो भी ना जाम हो, वो भी आगे तक जाए। तो इसके लिए आप कोई अलग तरीका निकालिए, क्योंकि अगर तख्तियों पे आप युवा लेके जाएंगे कहीं ना कहीं, मैं नहीं समझता कि हम सड़कों पे क्यों निकलें बेवजह। तो ये अपनी बात पहुंचानी है तो आप चिट्ठियाँ लिखवा दीजिए, चिट्ठियाँ आप घर बैठे लिखवा दीजिए, और डाकघर वालों को भी रोज़गार मिल जाएगा। और जितने भी आपके युवा कलाकार हैं, युवा कलाकार मतलब जो देश को बनाने वाले, वो चिट्ठियाँ लिखे सीएम के नाम पे, तो अपने जितने भी आपके ये संस्था से जुड़े लोग हैं उनको, भैया आप ऐसा कीजिए, चिट्ठियाँ लिखिए जी, इनको एक सीएम के नाम चिट्ठी लिखिए, और ये आपकी संस्था की तरफ से रिकॉर्ड भी बनेगा। देखिए, अगर चिट्ठी देने से काम हो जाता तो जो रेवोल्यूशन, जो एक्ट 2016 लागू हुआ है, ये भी एक चिट्ठी के तौर पे स्कूल वालों के पास गया, तो आज तक उन्होंने माना नहीं। ठीक है ना। तो चिट्ठियों का काम, आप जब किसी को लेटर देते हो ना, तो वो पढ़ता है तो वो साइड पे हो जाती है, उसका कुछ नहीं। जब तक आप सड़कों पे या प्रोटेस्ट नहीं ना करोगे, इन सरकारों को पता नहीं चलता। तो सीएम देखने आता है? नहीं, सीएम क्यों नहीं देखता? आप मीडिया वाले हो, मेरी बात सुनो। मीडिया वाले मान लो तो आपकी खबर नहीं चलाते? ना चलाएं, कोई बात नहीं चलाते, ना चलाएं, तो फिर मेरे पास है ना, फिर मैं बताता हूं। मीडिया वाले मान लो आपकी खबर नहीं चलाएंगे, आप कितने लोगों को आप फिर डीसी को खुद देने जाएंगे कि ये हमने खबर की है, ये लो जी? नहीं, मैं क्यों करूंगा जी? नहीं करेंगे ना? नहीं करेंगे। तो फिर कम से कम मीडिया अगर चलाएगा, मीडिया तभी चलाएगा जब आप अच्छा काम करोगे। आपने मेरी बात को पूरा पहले समझा नहीं, आपने बीच में तोड़ दिया। मैंने आपका पहले जो ओपिनियन है उसको रखा, अब दूसरा ओपिनियन अगर मेरी पार्टी पे आता है, तो अब मैं जो ये मुद्दा कर रहा हूँ, तो मैंने आपको पहले भी एक बताया कि मैंने ये जो लेटर है, ये डीसीपी साहब को चली गई हुई है, ये सीपी साहब को चली गई हुई है, यहाँ के जो डीओ हैं उनको चली गई हुई है, सीएमडी को चली गई हुई है, विजेंद्र लेटर चली गई है, चली गई जी, बिल्कुल। अब माफ कीजिएगा जी, कहीं ना कहीं इस कोरोना के संकट काल में जितने लोगों को आप बुलाएंगे जी, तो किसी न किसी संकट काल अगर जुड़ा हुआ है जी, तो ये काल बिल्कुल, और आपके कॉल जो है आना जी, जरूर आना जरूरी है क्या? देख के एक मैं, ठीक है ना, आप कुछ इंसानियत के तौर पे संकट काल में, मतलब हम किसी को घर से बाहर बेवजह ना निकालें, ठीक है ना। तो और भी मौका आ सकता है, और भी तरीके हो सकते हैं कि जरूरी तख्तियाँ लेके आप सड़क पे खड़े हो जाओ, तो सीएम देखने आएगा, कौन देखने, डीसी देखने आएगा, जो भी देखने आए, कितने लोगों को मैसेज आएगा। पर यूनिक तरीके से अगर आप करेंगे, आपके पास अगर आप चिट्ठी लिखने की प्रथा के सीएम के नाम चिट्ठी, ठीक है ना, तो आपका जितने भी 10, 20, 50, 100 जितने भी लोग हैं, अगर वो चिट्ठी लिखेंगे तो अपने आप ही ये खबर है। तो उसमें कुछ होगा, कुछ नहीं ना? नहीं होगा ना, क्यों नहीं? अगर मेरी बात सुनिए, अगर चिट्ठियों में कुछ ना होता तो ये कुछ होना भी नहीं था। आपको क्या, मैं वही कह रहा हूँ ना, आपको गलत फहमी, आप ही की बात का आप ही को जवाब देता हूँ ना। अब तो मेरी बात सुनिए ना, 2016 एक्ट पास हुआ, आप एक मिनट सुने तो लो। मैंने कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए। नहीं, मेरी बात सुनो ना, एक्ट नहीं लागू कर रहे, आप हाई कोर्ट जाइए ना, हाई कोर्ट जाके कहिए कि आपका नहीं। देखिए, इसका मतलब यही हो गया ना, हम चिट्ठियां लिखें, सर कार्रवाई ना, मेरी बात सुनो, हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं, चिट्ठियां लिखें, हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं, हम कोर्ट जाएं, वहां पे भी चिट्ठियां लिखें, मैं हाई कोर्ट की बात, सालों काम हो जाए, बंदा वहीं पे रह जाए। देखिए, पंजाब सरकार अगर नहीं सुनती तो कान कौन पकड़ता है? हाई कोर्ट।
तो मैं हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ। अगर पंजाब का एक एक्ट के तहत ये 70% दूसरे एक्ट के तहत ये वो चीजें नहीं दे रहे हैं जो दूसरा एक्ट कहता है, आप यही कहना जी? बिल्कुल जी, राइट सर। तो आप हाई कोर्ट में एक नई अपनी याचिका दायर कीजिए कि भाई सर ऐसा है कि आपका एक एक्ट से वसूल तो रहे हैं लेकिन दूसरे एक्ट से ये वो सुविधा नहीं दे रहे हैं, एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, इसके लिए आप एक सर्वदलीय बैठक या कुछ ऐसी जांच बिठाइए तो जांच शुरू हो जाएगी, बात खत्म। नहीं देखिए सफर जी प्रोटेस्ट से केवल आपको ये मिलेगा कि 150 आदमी लेके हमने जी वहाँ पे जय हिंद जो भी किया आपने नारेबाजी की, ये तो आपको अपनी शोहरत के लिए है। नहीं देखो सफर जी ऐसा है, मेरी बात सुनिए, पहले तो बात आपने कर दी चिट्ठियों की, ठीक है नहीं, चिट्ठी हमने डाल दी, ठीक है नहीं, वो चिट्ठी हमने भी डाली, पेरेंट्स एसोसिएशन ने भी डाली होगी कि हाँ भी अगर मैं ही कोई केला तो हूँ नहीं 2016 को लेके बैठा रेगुलेटरी, तो पेरेंट्स एसोसिएशन ने भी डाली, कुछ नहीं हुआ। आप कह रहे हो हाई कोर्ट में जाओ, अभी आपने कहा जब लॉकडाउन था सब घर में थे तो पंजाब सरकार के मंत्री आके टीवी पे बोलते थे कि कोई भी स्कूल वाला कोई आपको फ़ोन करके फीस मांगेगा, कॉल करेगा तो मैं उस स्कूल को बंद कर दूंगा, ये उसका कहना, ठीक है जी, मेरा नहीं। जैसे जैसे थोड़ा खुलना शुरू हुआ 17 मई जून के, ठीक है ना, इनका बयान बदल गया कि अब ये ट्यूशन फीस लेंगे, ये इनका, मेरा कहना नहीं, ठीक है बिल्कुल। अब उस दौरान सभी घर में थे, आप भी थे, मैं भी तक सब घर में थे ना, चलो आप तो मीडिया आप जाते होंगे। अब मेरे को ये बताओ हाई कोर्ट में केस चला गया, वो कौन लेके गया? उसमें पक्ष और विपक्ष सरकार थी, पक्ष भी सरकार थी, विपक्ष भी सरकार था। अच्छा जी। तो फैसला जो हाई कोर्ट ने एक तरफा कर दिया, एक तरफा आपके सामने 70% फीस जो है स्कूल वालों को चाहिए, वो कह रहे हैं कि ये भी दो वो भी दो, तो आम लोग क्या मर जाए, उसका नुकसान नहीं हुआ। इस चीज को लेकर अगर हाई कोर्ट की बात कर रहे हो, हाई कोर्ट ने एक तरफा फैसला किया है पक्ष विपक्ष के खेल में, सीधी सी बात है, सांड गांड है, स्कूल माफिया इसको कहते हैं, कि उसको लेके पहले बात सुनिए ना, मुझे ये पता लगा है चैनल के थ्रू किसी ने कि कितने करोड़ रुपया जो है वो सरकारों को फंड में दिया गया है कोरोना महामारी के दौरान, कोई स्कूल वालों ने दिया है। तो जब पहले नहीं दिया था तब तक उनका बयान ये था कि हाँ भी जो चलिए मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, 60 गांठ के बिना कोई काम नहीं चलता जी। लेकिन ये मुझे बताइए, मैं यही कहना चाह रहा था, क्या 3 तारीख को ये जो जाम वाली आपकी रणनीति है ये क्या सही है आपके नैतिकता हिसाब से? नैतिकता, इंसानियत और एक भारतीय नागरिक होने के नाते आप मुझे बताइए कि ये आप जाम करने, चाहे आप 10 लोग जाम करें, 5 लोग करें और चौंक जाम करें, या तो क्या ये रणनीति आपके लिए सही है? सही बताइएगा। पहली बात तो ये कि मैंने एक बार भी आपको अभी तक बोला नहीं कि मैं सड़क जाम करूँगा, मैंने आपको बोला कि मेरे 4 जगह मोर्चे लगेंगे, नाके लगेंगे। उसमें यह है कि जो भंडारी पुल है उसमें जो गोल के तारा बना है, हमारे 10 लोग वहाँ पे बैठेंगे, ठीक है जी, वहाँ पे तख्तियाँ लेकिन नारेबाजी, हम किसी को रोक नहीं रहे, किसी को टोक नहीं रहे। सुनो मेरी बात सुनो ना, कुछ छोड़ो उस बात को, आपकी बात का दूसरा हाल बाजार, वहाँ पे भी गोल चौक है, वहाँ पे भी खड़े होंगे, मैं ना शहीद ही होंगे अब 2, बिल्कुल जी बिल्कुल। तीसरा आ गया नावल्टी, मेरी सुनो अब, नावल्टी आ गया, वहाँ पे भी यही। चौथा आ गया हमारा हुसैनपुरा चौक, वहाँ भी बहुत गोलकता रहा है ना वहाँ पे, तो वहाँ पे खड़े हमने जाम कहाँ किया? जाम नहीं किया आपने, जाम की कोई मैंने आपको पहले बोला आंदोलन किसे कहते हैं वो आपको भी पता। मेरा ये काम नहीं है कि हाँ भी 40, 50, 100 बंदा ले गया तो वहाँ पर पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की पुतला फूकर घर पर, नहीं, ये आंदोलन है। नहीं, पुतला तो आपने भी फूके हैं, देखिए तो आपने भी फूके हैं। मैं फूकता हूँ, आगे भी फूकूंगा। आप जैसे आपने बोला पुतले फूकने वाली राजनीति नहीं, वो मैं यहाँ पे नहीं करूंगा, ये यहाँ पे पुतले फूकने वाली राजनीति नहीं है, क्योंकि हमने पंजाब सरकार के पहले इतने फूक चुके हैं कि अब मेरे को समझ रह गया उसका समाधान क्या है, किस चीज का, ये सारी चीजों का जो आपका उद्देश्य है, जो आप मांग कर रहे हो, उसका समाधान कहाँ से निकलेगा? कैप्टन सरकार देगी? कौन सरकार देगी आपको? देखिए 2016 एक्ट है वो पंजाब सरकार है, तो पंजाब सरकार के यहाँ के जो डीओ हैं वही देखेंगे ना कि ये क्यों नहीं लागू हुआ अच्छी तरह से, सांड गांठ है ना जी, इसलिए नहीं ना लागू हुआ। तो इसका जिम्मेदार कौन मंत्रालय है? ये सरकार, ये जो खुद दीक्षित है वही जिम्मेवार है इनके। तो इसका जो मंत्रालय है, कौन सा मंत्रालय इसको देख रेख करता है आपके? किसका? कौन सा मंत्रालय? एजुकेशन मिनिस्टर है जो कौन है इस समय? विजेंद्र सिंगला जी। तो उनसे आपने कभी लेटर? मेरी विजेंद्र सिंह से 10 बार बात हो चुकी है फोन पे। क्या बोले विजेंद्र? वो छोड़ो, मतलब
बातें होती रहती हैं। ये जो डीओ साहब हैं इनसे भी बात हो चुकी है मेरी। नहीं नहीं, हम जानेंगे शिक्षा मंत्री अगर बात करते हैं इन सज्जन से, तो इन सज्जन से शिक्षा मंत्री क्या बातें करते हैं ये भी हम जानेंगे और पूछ के रहेंगे। सर वो तो बातें आपको बतानी पड़ेगी जो जनता के लायक। देखिए अगर वो आपसे बेमतलब बातें करते रहे हो तो मत बताइए, बेमतलब बातें हो तो मत बताइए। अगर कोई जनता के से जुड़ी बातें तो वो बता दिए आपने शिक्षा मंत्री जी। मैं मोटी बात बताता हूँ ना आपको। मेरी सिंगला जी से बात हुई थी, मैंने उनको बताया था अपना वेरवा कि मैं इस तरह से हिंदू सर्व शक्ति दल का राष्ट्रीय जो प्रधान बोल रहा हूँ, तो ये जो मुद्दा है स्कूल फीस का, इसको आप क्यों नहीं सॉल्व कर रहे। इसके रिगार्डिंग मेरी उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने मेरी बातों को सुना। उन्होंने मेरे को बोला कि आप डीओ को लेटर मांग पत्र लिख के दे दो तो हम इसका समाधान करेंगे, मेरे तक आएगी तो कर। दैट्स ऑल। मतलब वो उन्होंने बात भी सुन ली और पक्ष भी रख के बात को। अच्छा, ये जो फीसों का जो मामला है, हाँ। ये आपके कानों में सबसे पहले कब पड़ा? ये आपने इसके लिए सबसे पहले आपने लड़ाई का आंदोलन कौन सी तारीख से शुरू किया था? देखिए फीसों का आंदोलन मेरे हिसाब से 23 मार्च अप्रैल मई के महीने में। मई के महीने मैंने एक पहले भी इसके तो पहले भी एक साल पहले भी तो ऐसा तमाम पेरेंट्स नहीं मेरी पहले की बात सुनो ना। 23 मार्च को लॉकडाउन लगा। 23 मार्च से पहले जो माँ बाप थे वो बच्चों को प्राइवेट स्कूल दाखिल कराते थे, डोनेशन भी देते थे, उसमें जो फीस भी देते थे। तो कभी किसी माँ बाप ने कहा कि हमें राहत दो। अच्छा चलिए, अब जब काम नहीं है तभी बोलेंगे ना। घर फूंक के तमाशा, कहावत है घर फूंक कर तमाशा कोई नहीं देखता। तो आप ये इतना खर्च वर्च क्यों कर रहे हो? किस चीज़ का खर्च किया मेरे को ये बताइए। बात कर रहा हूँ, एक ऑफिस अपना संगठन बनाना, कुछ ना कुछ तो खर्च होगा ही ना। ऑफिस बना के कुछ ना कुछ तो खर्च होगा आपके संस्था के। अब तो खर्च क्यों कर रहे हैं? क्या कमाना चाहते हैं आप? देखिए मिल बांट के हम काम कर रहे हैं। पहली बात तो ये मिल बांट के काम हो रहा है। मेरा अकेले का कुछ नहीं लग रहा है, ये सब भाई हैं। जैसे मैंने आपको बताया मेरे साथ 300-350 लोग काम कर रहे हैं मेरे साथ, मेरे संगठन में। तो हम जो भी करते हैं मिल बांट मतलब मिलकर करते हैं इन सब में। रही बात कि मेरा इसमें उद्देश्य क्या है, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा काम ये है कि जो भी जिसको भी कोई ज़रूरत है, जिसको चाहे वो सरकारी अफसर है, चाहे प्रशासन है, चाहे कोई यहाँ का लीडर है, अगर को धक्केशाही हो रही तो वो मेरे पास आए, मैं उसका मसला हल करूँगा। मेरे को शौक है। चलिए ये तो शब्दों के भी धनी है। फिलहाल जैसा कि हमने पहले फ़ोन पे उन्होंने जानकारी दी थी, जैसा कि इन्होंने, मैं समझ पाया था कि नाका जाम लगेंगे, मैं समझा कि जाम करेंगे या सड़कें जाम करेंगे। तो खैर ये सड़कें जाम करने का इरादा इनका नहीं है, केवल ये तख्तियाँ लटकाएंगे और तख्तियों में लिखा होगा जो भी सरकार के विरोधी है वो भी लिखा होगा, इनका जो दर्द है वो छुपा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने बेबाक बातचीत की और ये लाइव भारत के कहने पे आए और इन्होंने कम से कम ये बात साफ करते कि हम जाम की स्थिति में नहीं। जाम की स्थिति, अब तो जाम तो नहीं लगेगा ना? देखिए अभी तक तो नहीं लगेगा, अभी तक तो मैं कह रहा हूँ नहीं लगेगा। पर उस समय क्या माहौल बनता है, क्या होता है, वो बात की बात। तो ये देखिए चतुर खिलाड़ी हैं, जैसा कि इन्होंने फिर बता दिया और हम आपको बता दें, मीडिया को ये बता रहे हैं कि हम जाम करेंगे। और जाम क्या करेंगे, क्योंकि जाम में तो फंसा है पूरा पंजाब, जाम से जाम टकराते हुए। और आज का युवा देश को भूल रहा है, देश के संविधान को भूल रहा है। और बढ़ रही जो फीसें, स्कूलों की बात करें प्राइवेट स्कूलों की, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा हाईकोर्ट तक गया। और हाईकोर्ट में जिस तरह पक्ष विपक्ष दोनों एक ही, जैसा कि इन्होंने बताया। तो कुल मिलाकर मैं समझता हूँ कि ऊँची बात है, ऊँची सियासत है। बात शिक्षा मंत्रालय से होते हुए कहीं ना कहीं पंजाब सरकार, कैप्टन अमरिंदर सरकार, यानी कि हाथ वाली सरकार पर ये सारे अगर गठजोड़ है तो किसका हाथ है, ये जांच का विषय है। तो ये थी लाइव भारत पर स्पेशल पेशकश सफर शुक्ला के साथ मनोज भगत की। आप देखते रहे लाइव भारत, देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत।